तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे। और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपने देखा कि अल्फा गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। एक मिनट जरा वेट करिएगा। ओके ठीक है। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनके 3-4 ऑब्जर्वेशंस थे। बता सकते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे? सबसे पहला ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। और दूसरा जो रिमार्केबल उनकी डिस्कवरी थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कि उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फाइन। लेकिन इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे, दो बड़े लिमिटेशंस थे। कोई बता सकता है क्या दो बड़े लिमिटेशन थे? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम हो गया था। दो बड़े लिमिटेशन थे। वेरी गुड। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और दूसरा था इट वाज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम में ये था कि मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जिसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके हिसाब से ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करेगा और अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और इस डिफिनेशन के हिसाब से और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है बिकॉज वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये he was not able to explain। दूसरी बात थी क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि दो तरह के स्पेक्ट्रम थे, कौन कौन से? इमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया, तो क्या उसमें मिला था? उसमें कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिले थे या फिर कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ अचीव हुए थे? स्पेसिफिक वेवलेंथ। यस एग्जैक्टली। तो ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि यार अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली तो जो वेवलेंथ वो इमिट करना चाहिए अगर वो करेगा तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ होने चाहिए। ये ऐसा क्या है कि सिर्फ पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ ही क्यों निकल रहे हैं? only why only particular set of wavelengths are coming out, not the continuous wavelengths are coming? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो ये बात भी रदरफोर्ड बेचारे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट इंटर होते हैं, उनका नाम क्या था? नील बोहर ने कुछ बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए, थ्योरेटिकली दिए, लेकिन वो काउंटर नहीं हो पाए। तो पहला स्टेटमेंट उनका ये था, या पहला थ्योरी ये कह सकते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब तक लूज नहीं होगी जब तक वो सेम ऑर्बिट में होगा। यस सर। उन्होंने उस ऑर्बिट का नाम एनर्जी लेवल रख दिया और ये बोला कि हर ऑर्बिट का, एवं हर इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी होता है और उतनी एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में होगा। अगर वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो उसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, मतलब या तो एनर्जी गेन करके ऊपर जाना होगी या एब्सॉर्ब होगी। एक स्टेटमेंट ये था। फाइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था। आज हम उनका तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे नील बोर के मॉडल पे। और फिर हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये स्क्रीन पे आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, रेडियस का और एनर्जी का। ये फॉर्मूला हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जरा ये यस सर। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन लिथियम प्लस हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 3। फाइन। जिसमें सिंगल यानी इसको हाइड्रोजेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हाइड्रोजेनिक एलिमेंट्स या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट विच कंटेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात हो चुकी थी। पॉइंट जल्दी से यस सर। एनर्जी लेवल को अपनी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन Z1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एनर्जी दे दिया। और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ना, बिकॉज एग्जाम में ये वैल्यूज बहुत कॉमन वैल्यूज है, आपको रटा होना चाहिए कि 1 में 13.6, 3.4, 1.5, 1.8, 3-4 तो याद रखिए। उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये सारी चीजें होती है। फाइन। अब उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ था कि सर ये माइनस का क्या मतलब है? एक गलती हो गई थी मुझसे, ये रेडियस में माइनस नहीं होगा, रेडियस माइनस नहीं होता, प्लस होगा ना, एनर्जी माइनस होगी। तो यहाँ पे आया था कि माइनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस एनर्जी? क्या मतलब था इसका? एनर्जी रिलीज होगी। कि माइनस का मतलब था कि जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे अगर मान लेता, वहां से जब वो ऑर्बिट में आया होगा तो उसने एनर्जी को रिलीज किया था।
फाइन, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जब Yes, फोर्स sir. अट्रैक्टिव होता है Yes, तो sir. रिलीज होती है सिस्टम की। और प्लस का मतलब है कि वहां पे उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ से दो चीजें हमने डिफाइन की थी, क्या? एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव हाँ, इनफिनिटी। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना, यानी उसको एटम से फेंक देना, दूर कर देना। तो वहां से उसको उठा के इन्फिनिटी में ले जाने में जो माइनस एनर्जी थी, जो रिलीज हुई थी, उतना उसको वापस दे दो, वो चला जाएगा अपने घर पे वापस इन्फिनिटी पे। Yes, sir. एनर्जी, ठीक है। Yes, sir. इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताओ हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो आपने निकाला Yes, उसका sir. एनर्जी -54.4 और Four. प्लस कर देंगे, तो यहाँ तक आई होप बात हो चुकी थी। Yes, sir. और चीज लिख लीजिए कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जरा कोई बता सकता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? मतलब इलेक्ट्रॉन को डालना हो किसी एटम में। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं, आप इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। बाइंड करने का मतलब होता है बेटा बांधना। मुझे ये बताइए कि आप इसको न्यूक्लियस चैप्टर में भी कल जब मैं शुरू करूंगा तो आप इसको देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ध्यान से देखिएगा। बाइंडिंग, आपने बहुत बार इस चीज को पढ़ा होगा कि किसी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो। Yes, sir. Yes, sir. ये तो सभी को पता है कि भाई अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो चेक करिए कि कौन सा सिस्टम लीस्ट एनर्जेटिक है। फाइन, Yes, sir. जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो बेचैन रहेगा। आप ये देख सकते हैं मार्केट में भी कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल सुस्त होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं। जो जितना ज्यादा एनर्जेटिक है, खतरा उसी से सबसे ज्यादा है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बांधना। अब मेरे पास अब फॉर एग्जांपल इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 0 है। मान लेते हैं 2 एटम्स है हमारे पास, यहाँ पे इंफिनिटी से एटम आया तो इसने -13 लेट मी से -10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज किया, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, अज्यूम कर ले, और इसने -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा मेरे पास ए और बी। ये बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की? बी की। बी की, यस एग्जैक्टली, क्योंकि बी ने ज्यादा एनर्जी लूज किया है तो बी की एनर्जी कम है। इट मींस बी विल बी मोर स्टेबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब इंफिनिटी से वो इलेक्ट्रॉन या वो पार्टिकल्स करीब आने में जो एनर्जी लूज करते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको बाइंडिंग क्यों नाम बोलते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा उतना स्टेबल, उतना बाइंडेड वो फॉर्म रहेगा। फाइन। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी किसी ने बोला था सर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोला था, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ये मासेस ग्रेविटेशन चैप्टर में 2 मासेस के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 मासेस इंफिनिटी पे हैं तो उनकी एनर्जी 0 है, जब वो करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। 2 न्यूक्लियस के बारे में भी हो सकता है कि न्यूक्लियॉन्स दूर दूर से पास आए, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, when any system of particles, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को भी ले सकते हैं एटसेट्रा, लिख लीजिएगा। when any system of particles are binded together from, कहां से? from where? from infinity। यानी इनिशियली वो इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी से अज्यूम करिए, आप अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे थे, मान लेते हैं। इन्फिनिटी से उसको ले आने में कुछ एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, वही एनर्जी क्या होगा? आपकी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। अभी आप यहां से लिख सकते हैं एक बात और, मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल। मोर, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल। और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हुई है। बाइंडिंग एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती बेटा। पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी देना। अगर आप हो जाए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी आप देंगे, जब एनर्जी देंगे तो ऑफकोर्स ये बात है द सिस्टम विल बिकम मोर अनस्टेबल। फाइन, ये बातें हो गई। तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा बेटा?
हाइड्रोजन एटम बाइंडिंग एनर्जी में बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी +13.6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। यस सर। ठीक है, ये तक यहाँ तक बात हो गई। यस सर। अब जरा आते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं हम, जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ते हैं। लाइमन, बाल्मर, पास्कल सीरीज पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में प्रीवियस स्लाइड। यस सर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, हियर आई विल राइट, यहाँ स्टार बना के आप लिख लीजिएगा ये फिगर बना के, कि बी इज मोर स्टेबल। बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन ए से ज्यादा स्टेबल बी है। ठीक है, ये हो गया क्या बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अगर हम ये बोले कि सेकंड, मुझे जरा ये बताना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताओ। एक इलेक्ट्रॉन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम में, बताइए इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। एनर्जी लेवल बनाए, हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं, हीलियम प्लस की। What will be the binding energy of this? -54.4 electron volt. -54.4. Anyone else? सर +54.4। +50 बाइंडिंग एनर्जी बेटा कभी पॉजिटिव नहीं होती, अभी लिखवाया था। नेगेटिव में होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी का लूज होना। तो हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी का, En = -13.6 Z²/n²। यही था क्या फॉर्मूला? यस सर। हाइड्रोजन में Z1 होता है और हीलियम में क्या होता है 2 होता है, तो -13.6 × Z²/, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है देखना, n = 1, ये हो गया, n = 2, n = 3। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3 हो गया, n = 3। उसके बाद पहला एक्साइट और दूसरा एक्साइट, तो n = 3 रखना है क्या, बोलना जरा, यही तो होगा। Z क्या होगा 2, एटॉमिक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। यस सर। Z क्या हो गया 2 हो गया, और n तो हो गया 3 ना, बिकॉज सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, दूसरा, सॉरी, n = 3 पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 13.6 × 4/9। तो डिवाइड करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। यही इसका -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -6.04 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बोर क्या आते हैं, बोर के मॉडल पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है, ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे निकालना होगा। सर n = 3 कैसे आया? देखिए, ये है बेटा ना, ये वाला पहला वाला जो होता है, ये फर्स्ट, ये ग्राउंड स्टेट होता है। यस सर। ये क्या सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का मतलब वो पहली बार ग्राउंड से एक्साइट होकर जब जाएगा उसको फर्स्ट एक्साइट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड। और ये क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड। मतलब ग्राउंड से पहला मिला जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी ग्राउंड से उठ के जाएगा। तो थर्ड, अगर क्वेश्चन बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n = 3 तो होगा थर्ड ऑर्बिट। यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, कर लिया। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। ठीक है, तो अगर हम आप जरा बोर के मॉडल पे हैं, बोर का जो थ्योरी थी, बोर्स थ्योरी में, तो हम इसको जरा रिवाइज कर ले अगर, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करते हैं क्या, और पार्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि एक ऑर्बिट, ये 2-3 ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल, तो यहां से यहां तक यस, आई एम ऑडिबल क्लियरली? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मान लेते हैं इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E3 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें जंप करेगा तो ये कुछ निकालेगा क्या, दिस विल मेट
E2 माइनस -3 अगर यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये लिमिट करेगा क्या E1 E2 माइनस minus 5। और एक पॉसिबिलिटी है क्या डायरेक्ट जंप करने की, तो ये क्या कर देगा E1 minus E1 माइनस E3 E3 कर देगा। इसके अलावा और कोई वेवलेंथ पॉसिबल है? no sir इसके अलावा कोई और वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। और हमने पढ़ा है प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक थ्योरी के हिसाब से याद रखिएगा, प्लैंक थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है वो होती है इज इक्वल टू एच nu एच म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, और आपको पता फ्रिक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो एच सी बाई लैम्डा। lambda एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट याद रखिएगा जूल से। फाइन, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हमें एनर्जी दी हुई हो, क्या हम उस एनर्जी की मदद से वेवलेंथ निकाल सकते हैं? yes sir तो दिस इज व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। yes sir ओके चलिए ये नोट करिए। तो बेस्ट प्लैंक्स बोर्स थ्योरी के हिसाब से ये हमें मिलेगा। तो सर वहाँ पे बेसिकली दुनिया है यस सॉरी सर, जो 3 से 2 में है वो E3 माइनस E2 लिखना था। 3 से 2 है। नहीं आप देखिए एक्चुअली देखिए बेसिकली ये तो हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा ना। अगर आप वैसे देखेंगे 2 वाला जो है मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ जाहिर सी बात है। तो ऐसे तो आप देखेंगे 3 की एनर्जी ज्यादा होगी 2 की एनर्जी कम होगी। सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी थी, आप उल्टा लिख दो तो भी चल जाएगा। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ओनली ना, हम तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप इसको लिख दो E3 माइनस E2 कर दो, इसको आप E2 माइनस E1 कर दो, और इसको आप E3 माइनस E1 कर दो। यस सर। ठीक है, बेसिकली जब मैंने पिछली बार लिखा था तो मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा था, और जाहिर सी बात है अगर मैं साइन के साथ बात करूंगा तो 3 वाले का जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 वाले के, एज कंपेयर टू 1 वाले के, तो ये ज्यादा बेटर होगा। बात आपकी बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। तो जरा ठीक है, आई होप आपको एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम भी ढंग से पता है। यस सर। yes sir अब यहां से मुझे इतना तो पता चल गया कि एक हाइड्रोजन कोई भी एटम ओनली पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ्स को इमिट करेगा। फाइन, एनी एटम विल इमिट ओनली पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ्स इन एमिशन। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट करिए इसको। एनी एटम विल इमिट और absorb only particular set of wavelengths depending on energy gap। जो एनर्जी लेवल का गैप है, एनर्जी लेवल गैप के हिसाब से वो पार्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा। फाइन, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एटम मान लेते हैं, हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम है, देखना बेटा ध्यान से, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। हम हाइड्रोजन एटम की बात करें ना, H एटम की, ठीक है। n इक्वल टू 1 पे एनर्जी बताना जरा कितना होता है, हाउ मच एनर्जी इट इज देयर? -13.6 बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, लास्ट लेक्चर है ये, 13.6 से रखा। ये कितना था? -3.4 इलेक्ट्रॉन ये कितना था? -1.5 अभी हम 3 ही की बात करते हैं। तो यहाँ से कितने वेवलेंस पॉसिबल हैं? हाउ मेनी वेव, अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यस सर। या फिर यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, और या तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। तो यानी इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 पॉसिबल वेवलेंथ्स आर देयर। yes sir इसके अलावा कोई और वेवलेंथ पॉसिबल है क्या? no sir 3 पॉसिबल वेवलेंथ्स ओनली। अच्छा, वो जो वेवलेंथ निकलेगा, रेडिएशन निकलेगी, उसका अगर मैं पूछूं कि वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो वो डेल्टा ई आएगा, डेल्टा ई वो क्या होगा बेटा? डेल्टा ई पहला वाला क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं पहला ट्रांजिशन मान लेते हैं 3 से 2 का, देखना बहुत ध्यान से देखना। तो डेल्टा ई के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला होगा क्या, n इक्वल टू 3 से n equal to 2 n इक्वल टू 2, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? माइनस करके दिखाना।
-1.51 प्लस 3.4 माइनस करो जरा, हाउ मच। और दूसरा जो मिलेगा हमें n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगा हमको, एनर्जी मिलेगी, वो जाएगा -1.51 से प्लस 13.6 का। और तीसरा जो वेवलेंथ या एनर्जी पार्टिकल मिल सकता है वो मिल सकता है n इज इक्वल टू 2 से, पहले 3 से 2 और फिर 2 से 1 पे आ गया। यस सर। यहाँ डेल्टा आई कितना मिल जाएगा मुझे, -3.4 से माइनस माइनस प्लस 13.6। ठीक है, माइनस करके बताना जल्दी कितना आ रहा है बेटा, टेल मी हाउ मच। पॉजिटिव 1.89। पॉजिटिव 1.89। Yes, sir. ठीक है, और ये हाउ मच इज दिस, पॉजिटिव 12.09 आया। 12.09 आ गया। ठीक है, ये कितना है, 10.2 आ गया। यस सर। इसका मतलब हमें जो वेवलेंथ मिलेंगे वो यही 3 वेवलेंथ मिल सकते हैं, इतने। ठीक है, इसके अलावा वी कैन नॉट हैव एनी अदर वेवलेंथ। फाइन। अच्छा, Yes, sir. एब्जॉर्ब भी यही 3 हो सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अगर हाँ, ठीक है, फाइन। तो अब जरा हम देखते हैं कि इस एनर्जी को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ में। तो आई नो दैट दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा से निकाल सकते हैं क्या? तो अगर हमसे Yes, पूछे वेवलेंथ क्या मिलेगा, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, hc अपॉन डेल्टा ई, यही होगा क्या? यस सर। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमको दिए, सारी वैल्यूज रख के हम यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि किस ट्रांजिशन में कौन सा वेवलेंथ मिलेगा, वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, नोट करिए जरा इस बात को, बस यहीं पे सारी चीजें खत्म होने जा रही हैं। किस ट्रांजिशन में कौन सा वैल्यू मिलेगा, दैट वी विल Sir, C की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। और सी तो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वो तो आपको पता है ना। Yes, sir. 3 to 10 power 8। एच की वैल्यू भी पता होती है, सी की वैल्यू भी पता होगी। सी क्या, स्पीड Yes, ऑफ लाइट है ना, सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। सी 3 into 10 raised to power 8. 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली। yes, sir. ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ से क्या हुआ कि किसी भी एटम में कई सारे ऑर्बिट होते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग ट्रांजिशन के अलग अलग नाम रखे गए। ठीक, चले आगे। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। हो गया सर। ठीक है, तो अब आप जरा लिखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हम सबसे पहली सीरीज का बात करेंगे, लाइमन सीरीज। लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे ये सीरीज का नाम रखा गया। लाइमन सीरीज का मतलब ये हुआ कि, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया और उसके और एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स को मैंने एक लाइन से शो कर दिया। अच्छा, शुरू में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बाद में कम होने लगता है क्या? यस सर। ठीक है, ये मैंने कई सारे शो, और इन्फिनिटी पे एनर्जी मैंने 0 शो कर दिया। तो दिस इज माय ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1, दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n is equals to 2, n is equals to 3, 3, n इज इक्वल टू 4. अब देखिए, हम कह रहे हैं 1 पे, यहाँ पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, और इन्फिनिटी से। तो इन सारे ट्रांजिशंस को लाइमन सीरीज बोला गया, यानी वो सारे वेवलेंथ जो अचीव होंगे जब एटम n इज इक्वल टू 1 पे गिरेगा। ठीक है, इट मींस वेवलेंथ अचीव्ड, wavelengths achieved when electron jumps to first orbit, jumps to ground state या n is equal to 1 पे। ठीक है, तो जितने भी वेवलेंथ्स अचीव होंगे आपको, इट मींस n is equal to फाइनल क्या होगा, अगर हम मान ले इसको n1 मान ले, n1 क्या होगा 1, और n2 क्या होगा 2, 3, 4, 5। n1 मतलब, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। n2 क्या होगा फाइनल ऑर्बिट, और n1 क्या होगा इनिशियल ऑर्बिट। तो मतलब फाइनल ऑर्बिट क्या होना चाहिए 1, और इनिशियल कुछ भी हो सकता है 1 से ऊपर।
तो ऐसे सारे वेवलेंथ का नाम क्या होगा बेटा? लाइमन सीरीज। Lyman series. ठीक है, फाइन। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो अच्छा अगर मैं पूछूं कि कौन सा ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी का होगा? देखिए जितना जो दूर से आएगा दूर से आएगा. जितना दूर से आएगा, तो अगर हम पूछे कि मैक्स, अच्छा देखो ये पता है ना मुझे, एनर्जी जो है hc बाई लैम्डा होता है, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है क्या? एनर्जी ज्यादा Yes, होगा sir. तो वेवलेंथ कम होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा विच ट्रांजिशन इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक, तो मैक्सिमम एनर्जी की अगर बात करूंगा तो क्या Infinity to one. इन्फिनिटी से N n इज इक्वल टू 1 तक है, one. ठीक है। और अगर मैं वेवलेंथ मैक्सिमम की बात करूंगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी का मिनिमम होना, और एनर्जी जब मिनिमम होगी तो इसका मतलब सबसे करीब से जंप करेगा। N2. सबसे करीब के जंप से तो करने का मतलब क्या हो गया? 2 से 1 पे जाना। ठीक है, बिल्कुल सही, 2 से 1 पे जाना। तो ये हो जाएगा n2 हो जाएगा, सॉरी n1 हो जाएगा 2 सेकंड ऑर्बिट। Yes, sir. सर ये और n इज final जो- इक्वल टू, ठीक है, बताइए, हाँ बोलिए। सर n2 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? n2 इज इक्वल टू 1 का मतलब है n1 है इनिशियल ऑर्बिट और n2 है फाइनल ऑर्बिट। लिख लीजिए जरा अच्छा। n1 का मतलब हुआ इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, मतलब जंप कर रहा है ना बेटा, वो जंप कर रहा है किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे। और n2 का मतलब हुआ फाइनल ऑर्बिट क्या हो गया उसका। ठीक है, समझ में आएगा आपको? Yes, sir. यानी 3 पे इलेक्ट्रॉन पहले था, उसको n1 मान लेंगे, और n2 का मतलब वो फाइनली जंप करके कहां पे गिरा, वो कहां पे एंटर हुआ। फाइन। Yes, sir. अच्छा, जब जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा मिनिमम होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इन सारी बातों को लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछवा रहा है आपसे। अगर वो आपसे पूछ रहे कि बताओ लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ कब अचीव होगा, तो लाइमन का मतलब फाइनली 1 पे जाना है ना, Yes, और sir. मिनिमम कब अचीव होगा? वेवलेंथ मिनिमम होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब बहुत दूर से गिरेगा, Infinity से to आएगा। one. ठीक है? इसी तरह याद रखिएगा लाइमन के बाद n इक्वल टू 2 पे होगा तो बारमर। ठीक है, चले आगे क्या? Yes, sir. इसी तरह, ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा। सर यस बोलिए, हाँ बोलिए, पिछली स्लाइड सर एक बार रिपीट कराना, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलिए। सर रिपीट कराना एक बार। रिपीट कर दे। यस सर। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमने ये माना इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप कर सकता है ना। देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट पे, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर अपने आप जंप करेगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तो जाने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, वो फाइन। यस सर। ऊपर से नीचे तो अपने आप आएगा बिकॉज एनर्जी को लूज करना है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी अपने आप नहीं जाएगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर हम बोल दें इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 3 पे है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है उसको नीचे आने की? 3 पॉसिबिलिटीज है। यस सर। इसका मतलब 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल सकते हैं। फाइन। तो उसी में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो, तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे, तो हमने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ्स को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग साइंटिस्ट के नाम से। तो एक नाम आया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब वो सारे वेवलेंथ्स जो अचीव होंगे जब इलेक्ट्रॉन फाइनली ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा, वो सारे वेवलेंथ्स का कलेक्शन जो अचीव होगा जब इलेक्ट्रॉन कहां पे फाइनली पहुंचे, n इक्वल टू 1 पे। ठीक है, जैसे 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1। ठीक है, यस सर। ओके। अब दूसरा सीरीज जो होगा जिसको बोलते हैं लाइमन बार्मर, तो बार्मर सीरीज में क्या होगा, बार्मर सीरीज में जो इसके ऊपर गिरेगा, यानी बार्मर सीरीज का मतलब ये हुआ, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स व्हेन इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप्स टू N is equals to 2. इसका मतलब वो सारे वेवलेंथ अचीव हो जाए का कलेक्शन, तो n इक्वल टू 2 पे जंप करना है इसको, n इक्वल टू 2 पे। तो इसका मतलब शुरुआत 3 से होगी, 3 से 2, Yes, sir. 4 से 2, 5 से 2 और 5 से 2। तो इट मीन इसमें फाइनल जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट वो 2 होगा, और इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा, 3, 4, 5, 6। 5, 6 इसी के बाद तीसरा जो ऑर्बिट आता है लाइमन बार्मर पाश्चन बोलते हैं। Yes, sir. पाश्चन का मतलब हुआ कि फाइनल ऑर्बिट क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट। और शुरुआत कहां से होगी, जाहिर सी बात है 3 के ऊपर 4 से 4, 5, infinity. 6, 7। ठीक है, और लाइनबल मार्नर पाश्कन ब्रैकेट एक और साइंटिस्ट का नाम है,
याद रखिएगा, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब इससे और ऊपर आ जाएगा, n is equals to 4 यानी फाइनल ऑर्बिट क्या होगा 4 और शुरुआत कहां से होगी, इसके ऊपर से, 5 से 6 7 8। और जो फिफ्थ सीरीज होती है वो होता है फंड सीरीज, PFUND, फंड। ठीक है, इसके बाद हम्फ्री आता है, बस ये काफी है। तो फंड में क्या होगा, N2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 5 5 और N1 आ जाएगा क्या 6 से Six, शुरू होकर seven. 7 8 9। और इसके बाद लास्ट जो होता है उसको हम्फ्री बोलते हैं, याद रखिएगा, हम्फ्री सीरीज। इसके ऊपर मतलब फाइनल ऑर्बिट क्या होगा 6, 6 और इसके नीचे क्या होगा 7 8 9। तो ऑर्डर याद कर लेते जनाब, क्या क्या है ऑर्डर, लाइमन, Simon, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। हम्फ्री। ये ऑर्डर याद रखिएगा। लाइमन सबसे पहला होगा n इक्वल टू 1 पे, फिर बाल्मर उसके बाद दूसरा होगा, फिर पास्चन होगा, फिर ब्रैकेट होगा, साइंटिस्ट का नेम है, और फिर फंड होगा PFUND फंड, और हम्फ्री होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेवलेंथ किसमें निकलेंगे, लाइमन, लाइमन में, क्योंकि लाइमन सबसे नीचे तक जाता है ना। और सबसे कम एनर्जेटिक वेवलेंथ किसमें निकलेंगे, हम्फ्री में। ठीक है, नोट करिए जरा इस बात। यस, इज दिस डन बेटा? yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए यहां से ना एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। तो जरा हेडिंग डालिएगा, रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला, RYD, रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक। देखिए रेडबर्ग फॉर्मूला में ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने दो जनरल ऑर्बिट्स को ही पकड़ लिया, ये हो गया मेरा इनिशियल ऑर्बिट और ये हो गया फाइनल ऑर्बिट। मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन जम के और कुछ एनर्जी निकल गई, ठीक है। तो जो एनर्जी निकलेगा उसको हम मान लेते हैं कि द एनर्जी विच इज कमिंग आउट इज बेसिकली डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1, या बेसिकली हम E1 माइनस E2 भी बोल सकते हैं, बिकॉज E1 माइनस E2 हो गई हमारे पास। E1 माइनस E2 मान सकते हैं, ठीक है। और क्या ये हमारा hc बाई लैम्डा के बराबर होगा? Yes, sir. ये जो एनर्जी निकली है इसके पास कुछ वेवलेंथ होगा hc बाई लैम्डा। और E1 अपॉन E2 अभी हमने निकाला था हाइड्रोजन के लिए कि माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर के बराबर था क्या? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया N1 स्क्वायर और ये हो गया माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एम आई राइट? Yes, ठीक है। sir. अब हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होता है बेटा, पर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1। तो यहां से एक सिंपल फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हम निकाल सकते, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आ रहा 13.6 ब्रैकेट में 1 बाई N2 स्क्वायर, 1 बाई, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, Yes, sir. 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 Minus 1 by N1 का स्क्वायर. N1 के स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा।
यहाँ से ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो Yes, बेसिकली sir. Yes, sir. कन्वर्ट करना होगा। तो फाइनली हमने जो एक फॉर्मूला बनाया रेडवर्क ने, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके बाद नीचे Hc, ब्रैकेट में क्या आ गया, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आता है जिसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁻⁷ और ब्रैकेट में आ गया 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। फाइनली ये इसको हम रेडबर्ग, दिस इज नोन एज व्हाट, रेडबर्ग, ये नंबर जो है इसको आर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट। हो गया सर। डन। Yes, sir. एक मिनट सर। ठीक है, तो ये रेडबर्ग फॉर्मूला हो गया। तो हम बार बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लिखने जा रहे हैं, विच आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। और इसी फॉर्मूले से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, इसी फॉर्मूले से। डन। यस सर। ठीक है, तो जरा इसको, इस फॉर्मूले को हम फिर से लिख दे, 1/λ ब्रैकेट में r और ब्रैकेट में आएगा 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ। सो अगर लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ होगा इलेक्ट्रॉन? Infinity to 1. ओहो, लैम्डा मैक्सिमम हो रहा है। No, sir. 2 to 1. 2 हाँ, to 1 लैम्डा होगा। मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम होगा। और एनर्जी मिनिमम कब होगा भाई? जब नियरेस्ट से करे या फिर फारदेस्ट से करे? Nearest. 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 यस, इट शुड मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर? 2 to 1. 1. मतलब शुरुआत हुई 2 से और जंप कर गया कहाँ पे? 1 1। पे। फाइन। तो Yes, अगर मैं sir. अब यहाँ पे निकालू 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1.01 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 Two का स्क्वायर, तो इसको रफली 1 ले लेता हूँ। 1 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1/4। क्या ये 3/4 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 10 पावर, और ये -7 होगा, वो ये दिस विल बी, सॉरी यहाँ ये सही चल रहा है, 1/λ ना, 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको लैम्डा पता करना है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो लैम्डा विल बी Yes, sir. इक्वल टू 4/3 इंटू 10 पावर, उल्टा करूंगा तो ये +7 -7. -7. ठीक है। Yes. अब मैं इसी तरह एक क्वेश्चन और आपसे पूछने जा रहा हूँ, जल्दी मुझे बताइएगा। नोट ठीक कर है। लिया क्या? बहुत आसान Yes, चैप्टर है, Yes, sir. इजी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब मुझे बताइए, आप आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ तुम, लाइमन बाल्मर पाश्चन सीरीज का क्वेश्चन दे रहा हूं, पाश्चन सीरीज का सेकंड वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ समझ लोगे? Yes, sir. चलो बताओ क्या होगा, पाश्चन सीरीज का सेकंड वेवलेंथ क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज?
एनीवन? पास्चन सीरीज का मतलब क्या हुआ? फाइनल ऑर्बिट कौन सा होगा? n is equals to Five. 3. N equal to 3. n is equal to 3, बिल्कुल सही। तो n2 तो फाइनल ऑर्बिट तो हो गया 3 वाला। सर आपको सेकंड वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? 4 से 3 पहला, 5 से 3 होगा ना। 5 मतलब से बात 3. कहां से होगा? n is equal to 5 से, मतलब Yes, 5 से 3 तक की बात कर रहा है। बस रख दो वैल्यू 1 by lambda is equal to r, r का मतलब 1.01 into 10 power 7, ब्रैकेट में 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो जरा 4 इसको। into तो इसको मैं रफली 10 पावर 7 लिख दूं, ये आ गया 1 by 9 माइनस 1 by 25। एलसीएम वगैरह ले लो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। ये आ गया 16 और नीचे कितना आ गया? इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस 9, 9 5 जब 45, 4 क्या लगा 18 4 22। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 225 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये आ रहा क्या आंसर? yes sir. ठीक है, yes sir, यही आया. ये आ रहा। आगे चलें बेटा। yes तो sir. पास्चन सीरीज का सेकंड वेवलेंथ ये आ गया हमारे पास। ओके, yes sir. यस सर। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस डायग्राम को अपने कॉपी कर लीजिएगा कि जब एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऊपर से नीचे जंप करता है। yes sir. और आपको स्क्रीन पे ब्राइट लाइंस मिलेंगी। क्या ब्राइट लाइंस का मतलब? कुछ वेवलेंथ चमकता हुआ दिखेगा ना, अगर विजिबल लाइट है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वही वेवलेंथ जो एमिशन स्पेक्ट्रम में निकला था, क्या वही सेम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा। yes sir. एब्जॉर्ब? तो आपको स्क्रीन पे डार्क लाइन दिखना शुरू हो जाएंगी क्या? क्योंकि वो पार्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो Yes चुकी है। sir. yes sir. ठीक है, तो प्लीज इसको अपने डायग्राम में बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइएगा। दोनों डायग्राम्स को एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से इसको बनाइएगा, ड्रॉ करिए। यस, इज दिस डन? yes sir. Sir, थोड़ा सा रह गया. तो जिस जगह पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन मिलती है, सेम पोजीशन पे उसी जगह पे क्या मिलेगा एमिशन में? ब्राइट लाइन। ब्राइट लाइन का मतलब वहां पे चमकदार चीज कोई मिलेगी। हो गया सर. ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ लाइट लाइन एमिशन में मिलेगी रेशियो ऑफ सर। थर्ड
वेवलेंथ, रेशियो ऑफ, क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ध्यान से करिएगा, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड member of Lyman to second member of Balmer सीरीज। इसका आंसर बताइएगा। लाइमन सीरीज का थर्ड मेंबर और बाल्मर सीरीज का सेकंड मेंबर का रेशियो बताइए वेवलेंथ का। थ्री इज टू वन, ठीक है। देखिए तो थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन का मतलब क्या हुआ? 3 to 1. थ्री थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, ना ना ना, थर्ड मेंबर का मतलब क्या हुआ? 2 से 1 पहला, लाइमन का मतलब फाइनल 2 से 1 पहला, 3 से 1 दूसरा, 4 से 1 ना, 4 से 1 आ गया लाइमन का, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं 1 बाई लैम्डा 1 मान लेते, तो आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आर ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1/16, तो हाउ मच आई विल गेट 15/16 आर, ये आ गया लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू इसका उल्टा कर दें हम 16/15 आर। इसी तरह दूसरा करा सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर, कैन एनीवन टेल मी सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर कहां से होगा? कैन एनीवन टेल मी सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज कौन से 3 to 4 to 2. 4 to 2 मिलेगा, एग्जैक्टली 4 to 2, क्योंकि फाइनल बाल्मर का मतलब वो फाइनल ट्रांजिशन 2 पे होना चाहिए, तो 3 से 2 पहला, 4 से 2 दूसरा, तो लेट मी कॉल इट लैम्डा 2, 1 बाय लैम्डा 2 जो होगा आर ब्रैकेट में आ गया 1 बाई n2 फाइनल माइनस 1/4 का स्क्वायर, सो ये मिल गया आर ब्रैकेट में आ गया मेरे पास 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम ले लिया 16, तो 16 4 माइनस 1 3, तो लैम्डा 2 की वैल्यू होगी मेरे पास 16/3। अब रेशियो पूछ रहा है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशियो पूछ रहा है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 तो मेरे पास 16/15 है और लैम्डा 2 हो जाएगा 3r/16, तो 16 से 16 गया, ये गया, सो 1/5 आ गया, ठीक है, 1:5। देखिए आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या 1:5? Yes, sir. ठीक है, वो तो very good। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी बातें इसमें कवर हो गई। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं, ठीक है, चले आगे। Yes, sir. बस ये पहचानना होगा ये कौन सा सीरीज है और कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात और देखिएगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा कि लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकलती है वो कौन से रेंज में आती है, इसको जरूर ये टेबल आप लोग जरूर बना लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इसको जो आपने मैंने जो n2 लिखा है इसको n2 कर लीजिए, इसको n1 कर लीजिए। इस टेबल को मतलब लाइमन सीरीज में क्या होगा, फाइनल ट्रांजिशन क्या होगा 1 पे, और इसमें जो वेवलेंथ निकलती है
अगर आप उसकी वैल्यू अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट में आएंगे। Ultraviolet. ये जरूर इस टेबल को प्लीज जल्दी से बनाए अपने कॉपी पे कि किस Okay. वेवलेंथ का किस सीरीज के वेवलेंथ किस जोन में लाई करते हैं। मतलब जब वेवलेंथ आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए लाइमन सीरीज शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगा इसका 2 से 1 पे, यस सर। और खत्म कहां पे होगा, इन्फिनिटी से 1। इंफिनिटी से 1 पे। ये क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा मिनिमम, और ये क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जब हमने लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकाला तो हमें ये पता चला कि ये मिनिमम से मैक्सिमम ये अल्ट्रा वायलेट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पास्चन सीरीज की बात करूं तो शुरुआत कहां से होगी, 4 से 1 पे, 4 से 3 पे, यस सर। और खत्म कहां से होगा, इन्फिनिटी से 3 पे। 3 पे। 4 से 3 पे क्या मिलेगा, लैम्डा मिनिमम, और 4 से इन्फिनिटी क्या मिलेगा, लैम्डा मैक्सिमम। तो जब इसका मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ चेक किया तो पता चला कि इंफ्रारेड के बीच में ये लाई करेगा। इस टेबल को ड्रॉ करिए, कंक्लूड करिए, ड्रॉ दिस टेबल प्लीज। यस, इज दिस नोटेड डाउन? यस सर। ठीक है, टेबल बना लीजिए, याद रखिएगा। देखिए कौन है, ओके फाइन। अब देखिए इसको हम पिक्टोरियल वे में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज को क्या यस पिक्टोरियल। सर। Yes, sir. बनाना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको बना लीजिएगा। देखिए इसमें पूरी बात एक्सप्लेन कर दी गई, इस एक डायग्राम में देखिए एनर्जी लेवल्स की वैल्यू भी लिखी हुई है, फाइन, और Yes, sir. सीरीज के नाम भी लिखे हुए कौन सा, तो इसको भी जल्दी से ड्रा कर ले, हार्डली 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट्स, बट ये आपको पूरा चैप्टर कंक्लूड करा देगा। ठीक है, जल्दी ड्रॉ करिए इसको। Yes,
इज दिस डन? Yes, sir. सच में हो गया कि बस झूठ मूठ में यस सर बोल दिया? No, sir, सच में हो गया। बहुत तेज बना रहे हो तुम लोग यार। सर थोड़ा सा रह गया। क्या ये पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा है? देखिए मैंने जितनी चीजें discuss Yes, sir. की, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक और फॉर्मूला मैं लिख दूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो कितने वेवलेंथ्स दे सकता है? हाउ मेनी पॉसिबल वेवलेंथ्स आर देयर? थर्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ्स आर देयर? जरा सोच के बताना, कितने पॉसिबल वेवलेंथ्स इमिट करेगा? नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ्स या ट्रांजिशंस? जितना ट्रांजिशन होगा उसका उतना ही वेवलेंथ होगा। इनफाइनाइट। नहीं अरे थर्ड इनफाइनाइट कैसे होगा बेटा? थर्ड में है ना, थर्ड में इलेक्ट्रॉन थर्ड में था, तो थर्ड से इनफाइनाइट कैसे होगा? 3 होंगी। 3 wavelengths। देखो 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा और फिर और 3 से 3 से 1 3 होगा। to 1। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पे है, मान लो फिफ्थ पे, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं फिफ्थ से? जरा सोच के बताना। 5 से हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल फॉर 5? 5। 5 फिर से देखना जरा, 5 ही होगा कुछ और होगा? 5। दोहरा जरा, काउंट करिए। 5 wavelengths। 8। देखो 5 से 1 पे होगा, पहले 1 वाला देख लेते हैं। 4। 5 से 1 होगा, 4 से 1 होगा, Yes, sir. 3 से 1 होगा, 2 से 1 होगा, ठीक है। अब जरा 2 पे आते हैं, तो 5 से 2 पे हो सकता है, Yes, sir. 4 से 2 पे हो सकता है और 3 से 2 पे हो Yes, सकता है। sir. फिर क्या हो सकता है? 5 से 3 पे हो सकता है और 4 से 3 पे हो सकता है। तो 5 से 3 पे और 4 से 3 पे होगा। और क्या हो सकता है? एक लास्ट भी क्या आएगा, 5 से 4। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी? No, sir. तो कितना हो गया? 4 3 7 2 9 9. 11। 11 हो गया क्या? 11। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला नंबर, इसका फॉर्मूला n-1/2। ठीक है, इसको आप याद करेंगे मैथमेटिकली, यू कैन फाइंड दिस n-1/2, n-1/2। अब जैसे हमने देखा कि इसमें कितना है, n = 5 रख के देखना, तो 5 × 4 अपॉन 2, तो कितना आ रहा है बेटा? ये 10 आ रहा है ना। 5 × 5 25। इसको फिर से चेक करना जरा, यहाँ कितना आ रहा है? हाउ मच? 5 से 1 इधर तो 10 आ रहा है। 10 आ रहा। अच्छा हाँ, सॉरी, ये आपने 4 गलत कहा था उस टाइम। काउंटिंग गलत कर दी। ओके ठीक है, चेक कर रहा था मैं तुम लोगों को। नहीं सर, मैं तो प्रेजेंट थी। ठीक है, सो 10 आ गया। तो इस तरह से 3 वाले में चेक करो जरा, 3 में 3 × 2/2 कितना आ गया? 3 आ गया। 3। तो ये फॉर्मूला आप जनरल याद कर सकते हैं। अगर पूछे कि मान लो एक ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन ये दे सकता है? नंबर ऑफ, एक बार में तो एक ही देगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है ना कि कौन सा ट्रांजिशन दे सकता है। यस, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम। नंबर ऑफ Yes, पॉसिबल n-1/2। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? कह रहा फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पढ़े। एक्साइटेशन मतलब क्या हुआ कि लोअर ऑर्बिट से उठा के ऊपर वाले ऑर्बिट में ले जाना। यस, तो कह रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि
n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड से लेके इंफिनिटी तक ले जाना, ठीक। 1 to infinity. ग्राउंड n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक अगर आप ले गए, सो हाउ मच इट इज, ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी आ रही है दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 to 1 to 2.4. ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बना E का, क्या वो -1224 अपॉन n स्क्वायर बन गया क्या, Yes, sir. ठीक। क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है एनर्जी का वो क्या था, -13.6 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। N तो square. इसने एटम तो बताया नहीं कि कौन सा एटम है, Yes, sir. तो आपको ये पता नहीं Z की वैल्यू क्या होगी, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि ये जो टर्म होता है ये वाला ये क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन के बराबर होता है, और n इक्वल टू 1 रख दो, तो मुझे ये पता चला कि 1 to 2.4 जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा, ठीक। अब कह रहा फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगी एनर्जी, तो फर्स्ट की अगर बात करूं मैं यहाँ की, ये तो E1 हो गया ना, ग्राउंड स्टेट का मेरे पास आ गया कितना 1 to 2.4, तो सेकंड स्टेट का क्या हो जाएगा -1 to 4 अपॉन 2 स्क्वायर, Yes, sir. Yes, थर्ड का sir. क्या हो जाएगा, -1 to 2.4 upon 3 का square. डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू बता दो फटाफट, क्या होगा 3 0 2 2 जब 4 का स्क्वायर करेंगे 4 3 जब 12 0 कर दिया और 30.6 हो जाएगा, क्या 6 होगा ना, 4 6 ठीक है। 122.4 डिवाइडेड बाय 30.6 और ये क्या आएगा जरा देखते हैं जरा, 122.4 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया मेरे पास 13.6. 13.6. तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि यहां से उठा के यहां ले जाना, ये हो गया क्या फर्स्ट एक्साइटेशन। Yes, sir. Yes, तो sir. इस देखो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से पहले ऑर्बिट में ले जाना, दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेशन, लिख लेना इसको। तो माइनस करके दिखाओ जरा कितना आ रहा है माइनस करके दोनों में, तो फर्स्ट एक्साइटेशन करेंगे हम, तो दिस विल बी व्हाट -30.6 माइनस माइनस प्लस 1 to 2.4 आ जाएगा आंसर, तो ये आएगा 1 to 2.4 माइनस 30.6 दैट विल गिव मी 91.8 का आंसर आएगा, ठीक है। यानी Yes, फर्स्ट sir. एक्साइटेशन पोटेंशियल देने के लिए इसको 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा, और सेकंड का मतलब क्या हुआ कि पहले से उठा के थर्ड ऑर्बिट में डालना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये हो गया क्या सेकंड एक्साइटेशन। सेकंड एक्साइटेशन, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद, तो फाइनल है मेरे पास -13.6 और माइनस माइनस प्लस 1 to 2.4, माइनस करता हूँ 1 to 2.4 माइनस 13.6 108.8. 108.8. ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दी उससे ज्यादा हमने कवर कर रखा है, और अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा, कौन सा Yes, sir. Photoelectric effect. डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की Yes, क्लास sir. खत्म करते हैं हम, व्हिच टीचर इज देयर, Himanshu sir. Thank you, sir. ज्वाइन कर चुके हैं क्या सर, नहीं सर, अभी तो नहीं आए हैं. ठीक है, मैं किसी को होस्ट बना दूं, लेट मी मेक, फाइन। तो मिलते हैं कल की क्लास में, सर आएंगे तो आप उन्हें होस्ट बना दीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good Good evening, sir. Bye, sir. Good evening, sir.